देश पर प्रच्छन्न रूप से संजय ही शासन कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाई करो। बड़े नेताओं की गिरफ्तारी का आदेश हो गया, इसको उठाओ, इसको अंदर करो, इसको फेंको, इसको सीधा करो। संजय से डरती थी एक इंदिरा गांधी एक तरह से। संजय गांधी ये कह रहे थे अपनी मां से कि कम से कम 30-35 साल तक इमरजेंसी लगा कर, तब सब सुधर जाए, विपक्ष बचेगा ही। संजय गांधी ने जब जमीन ये देखी, नारायण दत्त ने चुनी और उन्होंने दिखाई संजय गांधी को, संजय गांधी ने कहा ये जमीन ठीक है, सब जमीन पर बुलडोजर चलाओ, सब फ्लैट करो। गांव वाले रोते रहे, बिलखते रहे, संजय गांधी ने किसी की नहीं सुनी। रुखसाना सुल्ताना ने ही दिल्ली में सबसे ज्यादा कहर बरपाया, नसबंदी है। संजय गांधी ऐसा नहीं कि कोई वो उससे पहले उनके जीवन में महिलाएं नहीं आई या मेनका के बाद उनके जीवन में महिलाएं नहीं रही, ऐसा नहीं। हालांकि इंदिरा जी ने बड़ी कोशिश की, सारे नियम कायदे तोड़कर इंदिरा गांधी ने बेटे की इस कार कंपनी को स्थापित कराया। वो चाटुकार इंदिरा गांधी को भ्रमित कहते थे, इंदिरा जी क्या बताएं, हमने पंडित जी की सभा कराई, हमने आपकी सभा कराई, लेकिन माफ करिए, जो जनता का प्यार और जनता का जनसमुद्र हमने भैया की सभा में देखा, वो कभी नहीं देखा। जून 1980 में संजय गांधी की मृत्यु हो गई। बड़े हिंदी अखबार ने संजय गांधी की मृत्यु का शीर्षक मालूम क्या दिया था? भारत के भावी प्रधानमंत्री। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के घर 14 दिसंबर साल 1946 को एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया संजय गांधी। वो संजय गांधी जो सालों तक देश की सत्ता के गलियारों को हिलाकर रखते। वो संजय गांधी जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर करोड़ों लोगों की जबरन नसबंदी करा दी। तो हंसने से परिवार नियोजन नहीं होगा। पहले इसका नारा था 2 या 3 बस, अब 2 पे ही बस कर दिया। वो संजय गांधी जिन्होंने सरकारी कर्मचारियों को टारगेट दिया कि हर महीने तो नसबंदी करो और अपना टारगेट पूरा करके प्रमोशन। वो संजय गांधी जिन्होंने बिना किसी जांच के मारुति कार प्रोजेक्ट को 50,000 गाड़ियों का अपनी मां यानी इंदिरा गांधी से लाइसेंस दिलवा दिया। वो संजय गांधी जिनके इशारे पर मंत्री, अफसर और मुख्यमंत्री काम करते। वो संजय गांधी जिन्होंने बिना किसी पद के इमरजेंसी के वक्त पूरी सरकार खुद चलाई। वो संजय गांधी जिन्होंने जामा मस्जिद तक पहुंचने के लिए पूरी झुग्गियों को एक दिन में बुलडोजर से हटवा दिया। हाँ, वही संजय गांधी जिनकी 23 जून 1980 को 33 साल की उम्र में एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। तो आज के इस नेतानामा के एपिसोड में हम जानेंगे संजय गांधी के जीवन से जुड़े हर एक किस्से। संजय गांधी के बारे में जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा कोई दूसरा कैरेक्टर, कोई दूसरा किरदार है ही नहीं जैसा संजय गांधी थे। आप सोचिए, क्या इस कभी हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा कोई उदाहरण संजय के अलावा है कि 27-28 साल का एक नौजवान देश के विधिवत निर्वाचित प्रधानमंत्री के ऊपर हैसियत का हो जाए, जिसके बारे में यह कहा जाए कि फैसलों पर दस्तखत भले प्रधानमंत्री के होते हो, लेकिन वो फैसले इस नौजवान के होते हैं, इस 28 साल के लड़के के होते हैं। ये केवल संजय गांधी के समय में हुआ। जब इमरजेंसी लगी 1975 में जून में, उस वक्त संजय गांधी मेरे ख्याल से
27-28 साल की उम्र के लड़के थे। उस समय देश पर प्रच्छन्न रूप से संजय ही शासन कर रहे थे। तकनीकी तौर पर उनकी मां प्रधानमंत्री थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, लेकिन व्यवहारिक अर्थों में संजय ही प्रधानमंत्री थे। इसके एक नहीं, हजार उदाहरण हैं, हजार। बड़े नेताओं की गिरफ्तारी का आदेश वो दे रहे थे, इसको उठाओ, इसको अंदर करो, इसको फेंको, इसको सीधा करो। संजय गांधी ने आदेश दिया उस समय के सूचना प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को कि गुजराल, बीबीसी का दफ्तर बंद करो, इसको मार्क ट्वेली को जेल भेजो। दूसरा आदेश आया, गुजराल, संजय ऐसे ही बोलते थे, मंत्रियों को फर्स्ट नेम से बुलाते थे। और वो मंत्री कैसे होते थे? इतने बुजुर्ग जिनकी उम्र संजय गांधी के मां के बराबर थी, या कुछ की उम्र संजय जी की मां से भी ज्यादा थी। जिस दिन इमरजेंसी को इंडोर्स कराने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई इंदिरा गांधी ने सुबह, उस दिन संजय गांधी ने, जब सारे मंत्री बाहर निकल रहे थे बैठक के बाद, उन्होंने गुजराल को कहा, गुजराल कम हियर। गुजराल आए, कहा, गुजराल अब आकाशवाणी से जो भी खबरें जाएंगी उनका बुलेटिन बनवा के पहले हमसे अप्रूव करवाओगे, फिर आकाशवाणी उनको चलाएगा। गुजराल को थोड़ा झटका लगा। गुजराल ने कहा कि संजय जी, मैं प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी हूं। संजय गांधी की त्योरी चढ़ी। गुजराल बोले कि आपको मालूम है कि मेरा आपकी मां और देश की प्रधानमंत्री के साथ तब का संबंध है, राजनीतिक रिश्ता है हम लोगों का, जब आप पैदा नहीं हुए थे। संजय ने कहा, ये सब कुछ नहीं, बुलेटिन मुझे दिखाओगे, अप्रूव कराओगे, उसके बाद चलेगा, जाओ। गुजराल नहीं माने तो अगली सुबह गुजराल हटा दिए गए, शहरी विकास मंत्री बनाए गए थे साहब। संजय गांधी के रुतबे का आलम यह था, जो कह दिया वही कानून, जो लिख दिया वही संविधान। न कोर्ट, न कचहरी, न नियम, न कायदा, कुछ नहीं, सब कुछ संजय में। इंदिरा गांधी के परिवार की कहानी नेहरू युग से शुरू होती है। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से शादी की और उनके 2 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम राजीव पड़ा और छोटे बेटे का नाम संजय गांधी। 14 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संजय गांधी का जन्म होता है। उस दौर में गांधी परिवार राजनीति और सत्ता के केंद्र में था। देश की हवा गांधी परिवार के हिसाब से चल रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कम दिलचस्पी रखते। उनकी दिलचस्पी मशीनों, गाड़ियों और रफ्तार में थी। जैसे जैसे संजय गांधी बड़े हुए, उनकी शिकायतों की पोटली भी बड़ी होती चली गई और सभी शिकायत सीधे मां इंदिरा गांधी के पास जाने लगी। 1946 की बात है। संजय उस वक्त सिर्फ 18 साल की थी। वरिष्ठ पत्रकार विनोद मेहता अपनी किताब द संजय स्टोरी में लिखते हैं कि वो अपनी मां के साथ 3 मूर्ति भवन में रहते थे। उसी साल 16 मई को दिल्ली में आर्मी के एक बड़े अफसर की नई महंगी कार उनके निजामुद्दीन ईस्ट वाले घर के पास से चोरी हो गई। चोरों ने पेट्रोल पंप पर धमकी देकर 20 लीटर पेट्रोल भी फ्री में भरवाया और बाद में कार पालम एयरपोर्ट के पास छोड़ दी। कार में लड़की के इनर्स, रस्सी, लोहे की रॉड, पेट्रोल की केन, शराब की खाली बोतलें मिली। अखबार में खबर छपी कि बड़े घर के लड़के इसमें शामिल हैं, जिसमें नाम संजय गांधी का भी है। मेहता ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि दिल्ली से निकलने वाले करंट अखबार ने इस चोरी में संजय गांधी के शामिल होने का दावा किया। इस अखबार के संपादक ने चुनौती भी दी थी कि अगर संजय इसमें शामिल नहीं है तो इंदिरा इसे साबित करे। इस पर संजय गांधी की तरफ से कहा गया उस वक्त वो कश्मीर में ट्रैकिंग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने इस पूरे मामले पर
चुप्पी साधी हुई थी। धीरे धीरे संजय की उम्र बढ़ी। अब वो अपनी हॉबी को करियर बनाने का फैसला कर चुके थे। संजय गांधी की रुचि बचपन से ही गाड़ियों और हवाई जहाजों में थी। सितंबर 1964 में उन्हें परिवार ने इंग्लैंड के क्रेव स्थित रोल्स रॉयल प्लांट में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। वहां उन्हें हफ्ते में 9 पाउंड सैलरी मिलती थी। लेकिन दिसंबर 1966 में ओवर स्पीडिंग के लिए इंग्लैंड पुलिस ने संजय गांधी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जुर्माना भरकर ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर वो भारत लौट गए। इंग्लैंड से आने के बाद संजय गांधी के मन में स्वदेशी यानी भारत में कार बनाने का सपना घर करके बैठ गया। और इंग्लैंड से आने के बाद संजय गांधी ने दिल्ली के गुलाबी बाग में एक मैकेनिक अर्जुन दास के साथ ऑटोमोबाइल वर्कशॉप शुरू कर दी। संजय गांधी के काम करने की शैली कैसी थी, उस पर एक उदाहरण और आपको देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र दत्त तिवारी संजय गांधी के बहुत मुरीद थे, उनके बिल्कुल सेवक थे। चरणामृत टाइप का मामला था। नरेंद्र तिवारी को नई दिल्ली तिवारी भी कहते थे लोग उस वक्त, क्योंकि वो इंदिरा गांधी और उनके परिवार के बिल्कुल ताबेदार थे। एक दिन नरेंद्र तिवारी के पास मैसेज गया कि संजय जी मिलना चाहते हैं, हाजिर हो। सुबह नरेंद्र तिवारी अपने 2 सहयोगियों के साथ पहुंच गए संजय गांधी के निवास पर, इंदिरा जी के निवास पर। बताया गया संजय गांधी कहाँ हैं, गए। संजय गांधी एक बड़ी सी टेबल पर एक नक्शा फैला के बैठे थे। उन्होंने कहा कि नारायण दत्त, मैं चाहता हूं कि जो दिल्ली में जितनी फैक्ट्रियां कारखाने हैं इन सबको कहीं अलग शिफ्ट करो, नहीं तो दिल्ली चौक हो जाएगी, पोल्यूशन हो रहा है। तुम जगह ढूंढो, मुझे दिल्ली से सारी फैक्ट्रियां हटानी है। नरेंद्र तिवारी के पास इसके अलावा कुछ कहने को नहीं था कि जी। और उसके बाद नरेंद्र तिवारी ने उसी दिन यहां से लौटते जगह ढूंढना शुरू कर दिया, और तब जगह वो मिली जिसको आज दुनिया नोएडा के नाम से जानती है। नोएडा में जमीन अधिग्रहण का भी कोई काम नहीं किया, लिखत पढ़त वाला, मतलब कोई प्रक्रियागत ढंग से नहीं हुआ था। संजय गांधी ने जब जमीन ये देखी, नरेंद्र दत्त ने चुनी और उन्होंने दिखाई संजय गांधी को। संजय गांधी ने कहा हाँ ये जमीन ठीक है, सब जमीन पर बुलडोजर चलाओ, सब फ्लैट करो। गांव वाले रोते रहे, बिलखते रहे, संजय गांधी ने किसी की नहीं सुनी। नरेंद्र तिवारी से कहा हटा। और उस वक्त मालूम, उस पूरे अभियान में नरेंद्र तिवारी की मदद कौन कर रहा था? ब्यूरोक्रेट जगदीश खट्टर। जगदीश खट्टर का नाम सुन के कुछ चौंके आप? जगदीश खट्टर जो बाद में मारुति के सीएमडी हुए, वो उस वक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, गांधी परिवार के नजदीकी थे और नरेंद्र तिवारी के भी बहुत भरोसेमंद थे। नरेंद्र तिवारी ने उनको रायबरेली और अमेठी में उद्योग धंधे बसाने की जिम्मेदारी दे रखी थी, वही नोएडा बसाने के काम आए। तो संजय गांधी के काम करने की शैली ऐसी थी। एक नोएडा के विषय में आया कि भाई एक प्रस्ताव आया कि नोएडा अपने फैसले खुद ले, लखनऊ फाइल नहीं जाए। अब बड़ा मुश्किल, सरकार चलाने की एक व्यवस्था है, प्रशासन का एक उसूल है, अधिकारियों का ये संभव नहीं होगा। नरेंद्र तिवारी ने डरते डरते संजय गांधी से कहा कि हुजूर इसमें थोड़ा सा। संजय गांधी ने, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ 2 फोन किए और सारी चीजें सुलझ गई। नोएडा अथॉरिटी सर्वशक्तिमान प्राधिकरण बन गया। ये काम करने का तरीका था। संजय गांधी की चर्चा हो तो रुखसाना सुल्ताना की चर्चा ना हो तो भी बात नहीं बनेगी। अंबिका सोनी संजय गांधी के साथ रहती थी उस वक्त, कार्यकर्ता के रूप में, मित्र के रूप में, सहयोगी के रूप में, सखा के रूप में। लेकिन एक दिन ना इतर में नहाई, बिल्कुल शोक हसीना की तरह बड़ा काला चश्मा लगाए एक कन्या अवतरित हुई संजय गांधी के कैंप में।
तो अंबिका सोनी के भी होश उड़ गए। संजय गांधी उस पर फिदा। नाम पता लगा रुखसाना सुल्ताना। संजय गांधी ने उसको दिल्ली का मालिक मुख्तार घोषित कर दिया, अघोषित मालिक मुख्तार घोषित कर दिया। रुखसाना सुल्ताना के घर पर दिल्ली के एलजी हाजिरी देने लगे, शहरी विकास मंत्री भारत के हाजिरी देने लगे। सारा अमला जमला रुखसाना सुल्ताना की आंख की पुतली के हिसाब से चलने लगा। रुखसाना सुल्ताना ने ही दिल्ली में सबसे ज्यादा कहर बरपाया नसबंदी अभियान में। यूं तो पूरे देश में हंगामा हुआ, लेकिन दिल्ली में नसबंदी अभियान और तुर्कमान गेट पर की तोड़फोड़, ये दोनों काम में रुखसाना सुल्ताना की भूमिका अहम रही। तमाम लोग हैं जो कहते हैं कि संजय गांधी को बर्बाद करने में, अब विवादित करने में उसकी, संजय की इस प्रेमिका का सबसे ज्यादा हाथ रहा, रुखसाना सुल्ताना। और एक बात आपको बता दूं, नाम नहीं लूंगा, बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार की मां भी रुखसाना सुल्ताना की दोस्त थी, और वो भी रुखसाना सुल्ताना की उंगली पकड़कर संजय गांधी की कोठरी तक गई थी उसी समय। अब आप दिमाग लगाइए, वो कौन स्टार है? वो स्टार अभी जीवित है, वो सक्रिय है बॉलीवुड में, उसकी मां। संजय गांधी को लेकर कई किताबों में इस बात का जिक्र मिलता है कि 1967 के बीच तक वो पूरे जुनून से काम करते हुए दिखाई दिए। रोजाना सुबह 8 बजे वो वर्कशॉप पर पहुंच जाते थे और देर रात काम पूरा करके लौटते थे। एक बार वर्कशॉप में धमाका हुआ और संजय गांधी बुरी तरह जल गए। मगर इन सब के बीच एक और घटना देश में घटी जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है, और वो घटना ये कि साल 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन चुकी थी, और फिर तारीख 13 नवंबर 1968 को संजय गांधी ने 6,000 रुपये वाली स्वदेशी स्मॉल कार का प्रपोजल सरकार के सामने रखा, यानी अपनी मां और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने वो प्रपोजल रखा। ऐसी कार बनाने के लिए दुनिया भर से लगभग 14 प्रपोजल आए, लेकिन इंदिरा सरकार ने संजय गांधी के प्रोजेक्ट को बिना किसी जांच पड़ताल के चुना। इंदिरा गांधी ने इस प्रपोजल को स्वीकार करने के बाद संसद में कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहर उन्होंने कहा कि एक युवा की प्रतिभा को इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरा बेटा है। संजय गांधी की कोठरी में लंपटों का भी बोलबाला था। कोई मोटरसाइकिल ठीक करने वाला है तो वो भी उनका मित्र है, और बाकी तो कमलनाथ और जगदीश टाइटलर जैसे लोग थे ही, धर्मदास और अर्जुन दास जैसे लोग भी थे। संजय गांधी को लेकर एक महत्वपूर्ण चीज और भी है कि वो इस मायने में भी इकलौती शख्सियत है हिंदुस्तान की राजनीति की, संजय गांधी, कि जिसको 2 बार, इतनी कम उम्र में 2 बार भारत का सुपर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करने का अवसर मिला। एक आपातकाल में, और दूसरा जनवरी 1980 में जब जनता पार्टी की सरकार चली गई और इंदिरा गांधी फिर से जीत कर आ गई, तो वो समय, हालांकि जब इंदिरा जी इमरजेंसी के बाद प्रधानमंत्री बनी, शायद 14 जनवरी को शपथ ली थी उन्होंने 1980 में, तो उसके बाद और संजय के जीवन के बीच में 6 महीने का ही समय कुल जमा रहा होगा। फिर तो वो 1980 जून में मरी गए संजय गांधी विमान दुर्घटना में। ये जो आज दिल्ली में अशोका होटल है, इसके पीछे जो खाली जमीन पड़ी थी उस समय, उसमें उनका 2 सीटर विमान गिरा था, और उसके बाद का दृश्य सबको याद ही है। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, सब जल गया शरीर। संजय गांधी की बात करें और मेनका की बात ना हो तो भी बात नहीं बनेगी। संजय गांधी ऐसा नहीं कि कोई वो उससे पहले उनके जीवन में महिलाएं नहीं आई या मेनका के बाद उनके जीवन में महिलाएं नहीं रही, ऐसा भी नहीं। महिलाएं आती जाती रही। एक तो विदेशी भी थी, एक मुस्लिम भी थी,
बाद में भी एक मुस्लिम महिला उनके प्रेम में संजय पड़े इमरजेंसी के दौरान, जिसका मैंने अभी नाम लिया, रुखसाना सुल्ताना। लेकिन मेनका गांधी शायद मिरांडा हाउस से पढ़कर निकली थी और देखने सुनने में ठीक थी। एक आर्मी के अफसर की बिटिया थी, कर्नल आनंद की, और उन्होंने बॉम्बे डाइंग के लिए एक विज्ञापन किया टॉवेल का। संजय ने उस विज्ञापन को देखा और संजय फिदा हो गए। बाद में एक पार्टी में दोनों मिले और फिर दोनों ने फैसला किया कि हम विवाह करेंगे। संजय मेनका से 10 साल बड़े थे, सोच लीजिए। लेकिन विवाह हुआ और विवाह के 6 साल के भीतर संजय नहीं रहे। बहुत अल्पकाल का विवाह रहा संजय का, फिर उनके पास जीवन नहीं था। 1977 में चुनाव हुआ, इमरजेंसी हटाई इंदिरा जी ने। संजय अमेठी से चुनाव लड़े, उनकी मां रायबरेली से चुनाव लड़ी। अम्मा को राजनारायण ने हराया और बेटे को रविंद्र प्रताप ने हराया। रविंद्र प्रताप कोई बहुत नामी व्यक्ति नहीं थे, उनको लोग ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन जनता का गुस्सा संजय के लिए इतना था कि संजय गांधी अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव हार गए। 80 में वो जीते अमेठी से, लेकिन 77 में हार गए थे बुरी तरीके से। और तब हार गए थे जब पूरी कांग्रेस और पूरी सरकार का सिस्टम संजय को जिताने के लिए अमेठी में अनुलोम विलोम करता घूम रहा था। फिर भी जनता ने उनको हरा दिया। हालांकि उस समय तो सब हारे, बंशीलाल, ओम मेहता, सभी हारे। संजय गांधी भी दंडित हुए। संजय की बनाई कार का प्रोटोटाइप ट्रायल के दौरान ही बीच में बंद पड़ गया। इसे धक्का मारकर वापस लाया गया। इसके बाद भी सरकार ने संजय गांधी को साल 1974 में 50,000 कारों के प्रोडक्शन का लाइसेंस दे दिया। इतिहास के पन्नों में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि उस समय इस कार फैक्ट्री के लिए हरियाणा के सीएम बंसीलाल ने गुड़गांव में 297 एकड़ जमीन मात्र 12,000 रुपये में दी। इसके लिए 15,000 किसानों को बेदखल किया गया था। वहीं रशीद किदवई की किताब ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द पीपल बिहाइंड द फॉल एंड राइज ऑफ कांग्रेस 24 अकबर रोड से इस बात का भी पता चलता है कि बंसीलाल ने संजय को खुश करने के लिए 15,000 किसानों को उनकी उपजाऊ जमीन से बेदखल कर दिया। कृषि प्रोजेक्ट के विरोध के चलते इंदिरा गांधी के सचिव रहे पीएन हक्सर को उनके पद से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, बैंकों से लाखों रुपए के लोन लिए गए, लेकिन कंपनी अपने टारगेट से पीछे रही। 1975 में देश में इमरजेंसी लगने के बाद संजय गांधी पूरी तरह से राजनीति में कूद पड़े और इमरजेंसी के दौर को लेकर ये भी कहा जाता है कि बिना किसी औपचारिक पद के संजय गांधी सरकार चला रहे। कई किताबों के किस्सों में इस बात का भी जिक्र मिलता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के जगमोहन, नगर निगम के बीआर टमटा, डीआईजी पीएस भिंडर जैसे अधिकारी उन्हें सर कहकर रिपोर्ट देते थे और आदेश लेते थे। सुबह करीब 8:45 पर वो मारुति फैक्ट्री के लिए निकल जाते थे और दोपहर में मंत्री और मुख्यमंत्री उनसे मिलने आते थे और उन मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से संजय गांधी ना हाथ मिलाते थे और ना अपनी सीट से खड़े होते थे। संजय गांधी की कई स्टाइल थी। उनका मिजाज और उनके क्रियाकलाप देखकर लोग सोचते थे कि ये तो सर्वगुण संपन्न होंगे। लेकिन संजय गांधी के करीबी बताते हैं कि संजय गांधी शराब नहीं पीते थे, चाय भी नहीं पीते थे, और उनके सामने कोई पान खा के आ जाए तो नाराज हो जाते थे कि भाई पान क्यों खाए हुए, जाइए कुल्ला करके आई। व्यक्तिगत तौर पर जहाज भी उड़ाते थे तो भी कोल्हापुरी चप्पल ही पहनते थे। राजीव गांधी ने उनको कई बार समझाया कि भाई जब जहाज उड़ाओ तो कम से कम पायलट वाले प्रोफेशनल जूते पहन लो ना, कोल्हापुरी। इसलिए लोग कहते संजय मन के मौजी थे, मनमौजी। संजय गांधी को लगा कि मैं कार बनाऊंगा,
रोल्स रॉयस में ट्रेनिंग करने गए, कुछ समय ट्रेनिंग करके आए और मारुति की नींव डाल दी। उसके पहले एमडी मारुति के संजय खुद थे। उनके रहते कार तो नहीं बन पाई। हालांकि इंदिरा जी ने बड़ी कोशिश की, सारे नियम कायदे तोड़कर इंदिरा गांधी ने बेटे की इस कार कंपनी को स्थापित कराया। बाद में कभी अटल जी ने कहा था कि बेटे की कार की जिद ने मां को बेकार कर दिया। जब वो इंदिरा की सरकार चली गई तब संजय गांधी थे, मन में आ गया तो करेंगे जरूर, फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। कुछ ऐसी बातें भी कही जाती हैं कि संजय गांधी का अपनी मां पर इतना होल्ड था कि संजय से डरती थी इंदिरा गांधी एक तरह से। कुछ लोग बताते हैं कि एक बार किसी विषय पर बहस उत्तेजक हो गई तो संजय गांधी ने अपनी मां के साथ बड़ी अभद्रता भी की। मैं उस अभद्रता के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसी बातें आई थी। और जब 1977 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाने का फैसला किया तो संजय गांधी उससे सहमत नहीं थे। उस फैसले से इंदिरा गांधी को बहुत मशक्कत करनी पड़ी संजय गांधी को समझाने में। संजय गांधी ये कह रहे थे अपनी मां से कि कम से कम 30-35 साल तक इमरजेंसी लगा के रखो, तब सब सुधर जाएंगे, विपक्ष बचेगा ही नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी ने फैसला लिया और वो फैसला भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा रहा और इंदिरा गांधी के लिए खराब रहा। ये हमने भी देखा और आपने भी देखा। एक किस्सा और है संजय गांधी को लेकर। कहा जाता है कि 15 अप्रैल 1976 की वो तारीख थी जब इमरजेंसी के वक्त संजय गांधी पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट का दौरा करने पहुंचे। उस वक्त ये मुस्लिम बहुल इलाका झुग्गियों से पटा हुआ था और जामा मस्जिद तक पहुंचने के लिए संजय गांधी को इन झुग्गियों के बीच चक्कर लगाने पड़े। तभी संजय गांधी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन जगमोहन से कहा कि इस इलाके की सफाई होनी चाहिए। जगमोहन समझ गए कि संजय कैसी सफाई चाहते हैं और अगले ही दिन यानी 16 अप्रैल 1976 को पुरानी दिल्ली में बुलडोजर तैनात हो गए और सभी झुग्गियां एक ही दिन में खाली हो गई। इस घटना को लेकर अशोक चक्रवर्ती अपनी किताब द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी में बताते हैं कि जब लोगों ने इस एक्शन का विरोध शुरू किया तब पुलिस ने फायरिंग कर दी। दूसरी तरफ हजारों की संख्या में लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की जिसमें करीब 400 लोग मारे गए। इमरजेंसी के दौर में ऐसी ज्यादतियों की जांच के लिए शाह कमीशन बनाया गया। शाह कमीशन ने संजय गांधी, जगमोहन यानी डीडीए के वाइस चेयरमैन, टमटा नगर निगम के आयुक्त और भिंडर पुलिस उप महानिरीक्षक समेत कई लोगों को दोषी ठहराया, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि संजय गांधी के पास किस तरह की पावर रही होगी। और कहा तो ये भी जाता है कि अगर संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत नहीं होती तो राजीव गांधी की जगह वो देश के प्रधानमंत्री होते। देश में जब आपातकाल लगा था, इसी बीच साल 1975 से 1977 के बीच संजय गांधी ने देश के विकास और सामाजिक सुधार के लिए 5 सूत्रीय कार्यक्रम यानी 5 पॉइंट प्रोग्राम पेश किया था, जिसमें एक कार्यक्रम का नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसके तहत लोगों की नसबंदी कराई जा रही थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस प्रोग्राम को संजय सीधे तौर पर देख रहे थे। इस प्रोग्राम को लेकर सरकारी कर्मचारियों, खासकर टीचर्स को टारगेट दिया जाता था और उनसे कहा जाता था कि महीने में 2 नसबंदी कराओ और प्रमोशन, जिसको लेकर हरियाणा ने 4 गुना, मध्य प्रदेश ने 3 गुना, यूपी ने 2 गुना टारगेट पूरा किया। और इस नसबंदी के कारण 164 कुंवारे 11,434 लोगों को जिनके एक बच्चे थे उनकी भी नसबंदी करा दी गई। कहा जाता है कि संजय गांधी की पावर इस कदर थी कि उस वक्त राशन, इलाज, स्कूल, एडमिशन सब के लिए नसबंदी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी। और इस सब के बीच फर्जी नसबंदी सर्टिफिकेट का धंधा भी चल पड़ा था। और एक दफा जामा मस्जिद इलाके में टीबी के मरीज को तब तक भर्ती नहीं किया गया था जब तक उसके पति ने नसबंदी
नहीं करा ली। नसबंदी के दौरान सबसे ज्यादा फसीहत सरकारी कर्मचारियों की हुई, उनमें से भी टीचर्स की हुई। हर टीचर्स को हर महीने 5 लोगों को नसबंदी कराने के लिए प्रेरित करने, उनकी नसबंदी कराना, और जो लोग मना करते थे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता था। संजय गांधी विचित्रताओं का पिटारा थे। वो हाँ, इतना जरूर है कि अपनी मां को 1980 के चुनाव में वापस सत्ता में लाने में संजय गांधी की सबसे बड़ी भूमिका थी। बात सही है। यूथ कांग्रेस को जमीन पर खड़ा किया संजय ने। इंदिरा गांधी के पीआर की व्यवस्था की कि उनकी छवि ठीक से देश के सामने दोबारा से जाए। पूरे देश में एक संगठन को आकार दिया और कांग्रेस फिर से सरकार में आ गई। लेकिन फिर संजय गांधी के पास समय नहीं था। इमरजेंसी के दौरान गांधी परिवार के लिए सबसे संकट का समय था, जब मोरारजी की सरकार थी। उस समय इंदिरा गांधी अपने करीबियों से कहती थी कि संजय को कुछ नहीं होना चाहिए। ये लोग मतलब जनता पार्टी के लोग, ये लोग संजय को छोड़ दें, कहीं ऐसा ना हो कि संजय को मार दिया जाए। अगर ये शर्त रख दें कि इंदिरा तुम राजनीति छोड़ दो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी, लेकिन संजय को कुछ नहीं होना चाहिए। ये एक मां का हृदय था जो कहता था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगी बट संजय सुरक्षित रहे। ये स्थिति थी। इंदिरा गांधी पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गई थी संजय गांधी की क्षमताओं पर, संजय गांधी पर। इसलिए संजय गांधी ही प्रधानमंत्री की शक्तियों का उपयोग कर रहे थे असंवैधानिक रूप से। 1980 में जब सरकार आई और 6 महीने संजय गांधी जीवित रहे, तो उस 6 महीने उनको देश भर में सुपर प्राइम मिनिस्टर माना जाता था। उनसे मिलने वालों में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज लाइन लगा खड़े होते थे, जिनको वो कभी टाइम देते थे 4:07, 4:11, इस अंदाज में, और मिनट 2 मिनट की मुलाकात। ये तरीका था उनका। जिले इलाही मां बदौलत मुगले आजम जैसा मामला। संजय गांधी के बारे में इंदिरा गांधी के मन में गलतफहमी जो पैदा हुई ना कि संजय में बहुत तेजस्विता है और संजय बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, देश का भला कर सकते हैं, इसके पीछे उस समय के कांग्रेस के चाटुकार क्षत्रपों की भी बड़ी भूमिका थी। राज्यों के बड़े नेता, मैं नाम यहां नहीं उद्धृत करूंगा, बड़े नेता दिल्ली आते थे तो इंदिरा गांधी पूछती थी, संजय की रैली हुई थी आपके यहाँ, कैसी रैली रही? वो चाटुकार इंदिरा गांधी को भ्रमित करते थे, कहते थे इंदिरा जी क्या बताएं, हमने पंडित जी की सभा कराई, हमने आपकी सभा कराई, लेकिन माफ करिएगा, जो जनता का प्यार और जनता का जनसमुद्र हमने भैया की सभा में देखा वो कभी नहीं देखा। इंदिरा गांधी एक मां के रूप में खुश होती थी। उनको लगता था कि वास्तव में संजय गांधी मेरे और मेरे पिता से भी आगे का बड़ा नेता हो गया। ऐसे करके चाटुकारों ने इंदिरा गांधी को वश में कर लिया। संजय और मेनका की प्रेम कहानी भी रोमांचक थी। 14 दिसंबर 1973 को वीनू कपूर की शादी की पार्टी में 27 साल के संजय और 17 साल की मेनका की मुलाकात हुई। मेनका सुंदर थी, मॉडल और कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी, जिसके बाद दोनों रोज मिलने लगे। 1974 की शुरुआत में संजय मेनका को इंदिरा गांधी से मिलवाने लगे। इंदिरा समझ गई कि ये बहू बनने वाली है और फिर 29 जुलाई 1974 को संजय गांधी और मेनका की सगाई हुई। इसके बाद 23 सितंबर 1974 को शादी हुई। इंदिरा गांधी ने अपनी छोटी बहू को सोने के सेट, साड़ियां और नेहरू द्वारा जेल में बुनी खादी की साड़ी दी। इसके बाद 1977 में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई और पूरा परिवार 12 वेलिंगटन क्रिसेंट शिफ्ट हो गया। इस दौरान इंदिरा गांधी को संजय की चिंता खूब सताती थी, क्योंकि जिस तरह से काम और फैसले संजय गांधी ने इमरजेंसी के दौरान किए थे उससे लोगों में खासी नाराजगी थी। इसलिए इंदिरा गांधी ने कपिल मोहन से कहा
कि संजय को सोलन भेज दो। वहां संजय गांधी मंकी कैप पहनकर छिपते फिरते थे। एक बार कालका में भीड़ ने संजय गांधी को पहचान लिया, लेकिन भीड़ से अनिल बाली ने संजय गांधी को बचा लिया। 1976 में संजय गांधी को छोटे विमान उड़ाने का लाइसेंस दिया गया और जब केंद्र में जनता सरकार आई तो संजय का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। 1980 में इंदिरा सत्ता में वापस आई और सत्ता में आने के बाद संजय को पायलट का लाइसेंस बहाल। 21 जून 1980 को उन्होंने 2 सीटर पीट्स S-4A विमान उड़ाया। 22 जून को मेनका को लेकर संजय गांधी ने उसमें उड़ान भरी और उनकी उड़ान को देखकर मेनका डर गई। मेनका गांधी अपनी किताब संजय गांधी में लिखती हैं कि संजय को रोज सुबह 6 से 10 बजे तक दिल्ली फ्लाइंग क्लब में समय बिताना बेहद पसंद था। वो वहाँ 16-17 साल के लड़कों को विमान उड़ाना सिखाया करते थे। इन लड़कों में मेरा भाई भी हुआ करता था। मेनका लिखती हैं कि 23 जून 1980 को संजय उस विमान में उड़ने के लिए सुबह 7:30 बजे सफदरजंग एयरपोर्ट के लिए निकले थे। उस दिन पिट्स S-4A में माधवराव सिंधिया संजय के साथ उड़ान भरने वाले थे, लेकिन वो एयरपोर्ट के पास रहने वाले कैप्टन सुभाष सक्सेना के घर पहुंचे। थोड़ी देर बाद दोनों ने उड़ान भरी और कुछ देर बाद हवा में कलाबाजियां करते हुए विमान क्रैश हो गया। संजय और सुभाष दोनों की इस हादसे में मौत हो गई। बेटी की मौत के 72 घंटे बाद इंदिरा गांधी पार्टी के नेताओं के साथ कार्यालय में बैठी थी। संजय का नाम आया तो इंदिरा गांधी सबके सामने रो पड़ी। ये पहली बार था जब इंदिरा के आंसू लोगों के सामने नजर आए। 1980 में संजय की मौत के बाद बेटे के सपने को साकार करने के लिए इंदिरा ने मारुति प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया। जापान की सुजुकी कंपनी के साथ मिलकर ये काम किया गया। पहली मारुति सुजुकी 800 कार 14 दिसंबर 1983 को संजय गांधी की 37वीं जयंती पर डिलीवर की गई। एक बड़ा रोचक किस्सा है। वंशीलाल अचानक से बहुत मजबूत हुए हरियाणा के जाट नेता, केंद्र में आ गए। वो संजय गांधी के टॉप शूटर्स में से एक माने जाते थे, पॉलिटिकल शूटर्स में से। उनका इंदिरा गांधी से बहुत नहीं था, संजय गांधी से। तो एक बार किसी ने कुछ पूछा बंसीलाल से, तो बंसीलाल ने कहा कि बछड़ा पकड़ के रखो, गाय कहां जाएगी, गाय तो वहीं आएगी जहां बछड़ा रहेगा। समझ गए ना आप बंसीलाल के कहने का मतलब क्या था? ये स्थिति थी। और संजय गांधी से जुड़ा मुझे एक अंतिम प्रसंग और याद आता है, वो बताना जरूरी है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि संजय गांधी की शख्सियत थी क्या। जून 1980 में संजय गांधी की मृत्यु हो गई विमान दुर्घटना में। हाहाकार मच गया। उस समय मध्य प्रदेश के एक बेहद प्रतिष्ठित बड़े हिंदी अखबार ने संजय गांधी की मृत्यु का शीर्षक मालूम क्या दिया था? ऐसा शीर्षक पूरे विश्व में कभी किसी राजनेता के लिए नहीं दिया गया होगा, किसी बड़े अखबार में कभी नहीं। शीर्षक था, मैं अपनी स्मृति से उद्धृत करता हूं, शीर्षक था संभवतः भारत के भावी प्रधानमंत्री का निधन। बताइए, ये बड़े अखबार की बात कह रहा हूं, सुलगती चट्टान धधकती बारूद का नहीं, बड़ा अखबार, मैं नाम अपने मुंह से नहीं लूंगा। उसने हेडिंग लगाई थी 8 कॉलम में, भारत के भावी प्रधानमंत्री का निधन। कुछ कह रहे थे सूर्यास्त हो गया भारत का। ये जलवा था संजय गांधी का, जो उस वक्त केवल एक सामान्य सांसद थे और कांग्रेस के सचिव थे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं थे। आज तक कभी आपने ऐसी हेडिंग देखी किसी की मृत्यु पर कि भाभी? नहीं ना, भूतपूर्व की बात होती है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री का निधन, भूतपूर्व मुख्यमंत्री का निधन। यहां संजय के लिए कहा गया भारत के भावी प्रधानमंत्री का निधन। संजय को यहां से समझिए, यहां से गुनिए, यहां से देखिए। संजय गांधी के जाने के बाद उनकी पत्नी मेनका गांधी और गांधी परिवार के बीच रिश्तों में तनाव बढ़ गया। हम एक दूसरे एपिसोड में मेनका गांधी
और इंदिरा गांधी के रिश्ते और गांधी परिवार के टकराव की बात करेंगे, लेकिन मेनका की उम्र उस वक्त बमुश्किल 25 साल रही होगी। वहीं मेनका को लगने लगा कि संजय की विरासत राजीव के हाथों में जा रही है, जिसके कारण 1980 के बाद से पीएम आवास में झगड़े बढ़ गए। इंदिरा और उनकी छोटी बहू मेनका गांधी में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती थी, दोनों लड़ पड़ती थी। खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अनबन इतनी बढ़ गई कि दोनों का एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था, जिसके बाद साल 1982 में मेनका ने प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया। मेनका ने अगले साल यानी 1983 में अकबर अहमद के साथ मिलकर राष्ट्रीय संजय नाम से एक पार्टी बनाई और इसी के साथ मेनका गांधी के रास्ते इंदिरा गांधी के घर में बंद हो गए। इसके बाद धीरे धीरे संजय गांधी का नाम गांधी परिवार में खामोश होता चला गया और इंदिरा गांधी की विरासत को राजीव गांधी ने आगे बढ़ाया। मगर संजय गांधी का यह सफर बताता है कि सत्ता के साथ रहते हुए उन्होंने कैसे जबरन करोड़ों लोगों की नसबंदी कराई, झुग्गियां तोड़वाई। मगर यह भी सच है कि संजय गांधी युवा सोच के साथ आगे बढ़ने का दमखम रखते थे। इनोवेशन उनके रगों में दौड़ता था, मगर प्लेन क्रैश के हादसे ने इस अध्याय को पूरी तरीके से बंद कर दिया और आज संजय गांधी केवल इतिहास के पन्नों में अपने कारनामों और अपनी मां के सबसे लाडले बेटे के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं। नेतानामा के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक और नए नेता का किस्सा जिसने देश की सियासत में एक अहम किरदार निभाया। ऐसे ही किस्सों के लिए और इन तमाम कहानियों के लिए देखते रहिए राजपूत। नमस्कार, जय हिंद।